हम यहाँ पे ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 में सामाजिक अंकेक्षण स्टार्ट किया था, जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट मैंने आप लोगों को जो ब्यौरा था उसके बारे में बताया हुआ था। लास्ट अगर आप लोगों ने जो नोट किया होगा उसमें सबको पता है, जो ब्यौरा से रिलेटेड चीज़ें थी मैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो ब्यौरे में आपत्ति होता है और जो जानकारी प्रेषित कौन करता है ये। ठीक है, इसी का आगे हम देखते हैं कि जो कार्यवाही होगी, जो शिकायत दर्ज होता है उस पे जो कार्यवाही की जाएंगी, है ना। तो ये कौन कौन किस टाइप की कार्यवाही करते हैं। तो देखिए, जो कार्यवाही है मैंने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो कार्यवाही है वो है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। सेकंड है जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही, और तीसरे नंबर पे है जांच प्रतिवेदन के उपरांत की जाने वाली कार्यवाही। तो देखिए, जो पहला जो है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में सबसे पहले लिखा हुआ है प्रकरण दर्ज। तो ये जो प्रकरण जो दर्ज है ये किनके द्वारा किया जाएगा? अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? न्यायालय में किया जाएगा अपने, और पंचायती राज अधिनियम के तहत इस प्रकरण को दर्ज किया जाएगा। ठीक है, और ये जो ये जो दर्ज किया जाएगा, ये जो प्रकरण जो है इसको दर्ज किया जाएगा, ये कब किया जाएगा? ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि ग्राम सभा से सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी अपने न्यायालय में पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं सूचना जांच हेतु समिति का गठन। तो देखिए, ये जो सूचना की जांच हेतु समिति का जो गठन किया जाएगा, ये शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। तो देखिए, शिकायत किस किस टाइप की प्राप्त होंगी। जो पहला जो मैंने कॉलम बनाया है उसमें देखिए, निर्माण कार्य से संबंधित, मतलब कि निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर जांच समिति का गठन किया जाएगा। और जो दूसरा जो है हितग्राही मूलक योजना एवं विभागीय कार्य से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर वहाँ के लिए जांच समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो समिति है इस पे मेंबर भी होंगे। तो देखिए, जो निर्माण कार्य से संबंधित जो समिति है इसमें जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे? एक पंच होगा, उसके अलावा विकास खंड का उपमंत्री होगा, और उसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामित एक सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक, तो इसमें जो पंच होगा उसके लिए याद रखिएगा, जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य न हो ऐसा ही पंच इसके अंतर्गत इस समिति का जो जांच समिति रहेगी उसका सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो हितग्राही मूलक योजना एवं विभागीय कार्य से जो संबंधित शिकायत है, इसकी जांच के लिए जो समिति का गठन किया जाएगा, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सदस्य का नाम नहीं लिखी हुई हूँ, आप लोग नोट करिएगा। इसमें भी रहेगा उस पंचायत का एक पंच रहेगा, जांच समिति में उस पंचायत का एक पंच रहेगा, और उसके अलावा एक और पर्सन रहेंगे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। कहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता? उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, ये भी इसमें शामिल होंगे, इस जो जांच समिति है उसमें शामिल होंगे। अब ये जो दोनों जांच समिति जो बनी है, इन समिति के संयोजक उसमें जो नामित शासकीय कर्मचारी होंगे वही इनके संयोजक होंगे। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है समिति संयोजक नामित शासकीय कर्मचारी, तो इन जो समिति है इनके संयोजक कौन होंगे? उसमें नामांकित शासकीय कर्मचारी होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं जो कार्यवाही है इसकी प्रक्रिया में आगे, जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही। जांच प्रतिवेदन पर जो कार्यवाही है इसमें पहला जो मैंने लिखा है, जांचकर्ता की तिथि निर्धारित कर सूचना ग्राम पंचायत को। सॉरी, ये जांचकर्ता नहीं है, ये जांच की तिथि है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। देखिए, जांच की तिथि निर्धारित कर सूचना ग्राम पंचायत को। तो ये जांच प्रतिवेदन पर जो कार्यवाही है ये क्या करेगी? इससे संबंधित जो समिति होगी, जो जांच समिति होगी, वो जांच की तिथि निर्धारित करेगी और उसकी सूचना ग्राम पंचायत को देगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जांच जो रहेगा वो तुरंत वहीं पे जो कार्य जो चल रहा है उसी मौके पर ही जांच किया जाएगा। ठीक है, और जांच के दौरान सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। ठीक,
फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन किनको सौंपा जाएगा? अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा जाएगा। जो समिति जो है वो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक निश्चित समय जो डिसाइड की गई रहती है, इस समयावधि के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन सौंपेंगी। किनको सौंपेंगे? अनुविभागीय अधिकारी को सौंपेंगी। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं जांच प्रतिवेदन के उपरांत की कार्यवाही। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, अनुविभागीय अधिकारी किसी अधिकारी को जांच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने हेतु नियुक्त करेगा। देखिए जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जैसे जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है उसके बाद जो अनुविभागीय अधिकारी रहेगा, वो अधिकारी तो खुद स्वयं पहले नहीं जाएंगे, पहले किसी न किसी को भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे, किसी को किसी अधिकारी को जांच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने के लिए नियुक्त करेंगे। ठीक है, स्वयं खुद न जाके किसी अधिकारी को जांच प्रतिवेदन ग्राम सभा में पेश करने के लिए नियुक्त करेंगे वो। ठीक। सेकंड पॉइंट है, यह अधिकारी ग्राम सभा के दिन उपस्थित रहकर प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा। चूंकि उनको वहाँ पे जो अधिकारी है, उनको अनुविभागीय अधिकारी क्यों नियुक्त किए हैं? ग्राम सभा में प्रतिवेदन पेश करने के लिए। तो जब ग्राम सभा वहाँ पे जिस भी दिन ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, तो वो जो अधिकारी है ग्राम सभा के दिन उपस्थित रह के वहाँ प्रतिवेदन ग्राम सभा में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम सभा यदि संतुष्ट हो तो जांच प्रकरण समाप्त करने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को भेजेगी। तो देखिए ये जो जांच है ये क्यों किया जा रहा है? शिकायत दर्ज हो रहा है तभी वहाँ पे जांच की जा रही है। उसके बाद जब ग्राम सभा सेटिस्फाई हो गई कि हम इस जो चीज़ें हैं उससे हाँ ये क्लियर हो चुका है, अब हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो इस स्थिति में ग्राम सभा जो है जांच प्रकरण समाप्त करने के लिए अनुशंसा करेंगी। किनके पास? अनुविभागीय अधिकारी के पास अनुशंसा करेंगी। ठीक है। तो जैसे अनुशंसा प्राप्त होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जैसे अनुशंसा प्राप्त होगा वो अनुविभागीय अधिकारी उस प्रकरण को, जो जांच वाली जो प्रकरण है उसको समाप्त कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ग्राम सभा असंतुष्ट तो कार्यवाही। तो देखिए अगर ग्राम सभा संतुष्ट हो गई तो प्रकरण समाप्त करने के लिए अनुशंसा करेंगी, लेकिन यदि ग्राम सभा संतुष्ट नहीं है तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी के पास अनुशंसा भेजेंगी। ठीक है। और ये जो अनुशंसा जो दी जाएगी अनुविभागीय अधिकारी को, ये लिखित रूप में दी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है, जो अनुशंसा प्राप्त होगा उसको अनुविभागीय अधिकारी जो है वो पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने न्यायालय में पूर्व से दर्ज प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करेगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। अनुशंसा प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी पंचायत राज अधिनियम के तहत अपने न्यायालय में पूर्व से दर्ज प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करेगा। जैसे कि अगर कोई केस हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो वहाँ पे कोर्ट में लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे लड़ा जाता है, जो जीतता है वो जीत जाता है। तो अगर जिनको, जो दोषी है उनको अगर सज़ा मिलती है तो उसके लिए कैसी सज़ा मिलती है? जो कि पहले से जो कानून का जो प्रावधान है उसके तहत उनको सज़ा मिलती है ना। तो यहाँ पे भी वही है कि जो दर्ज करेंगे वो किस टाइप से दर्ज करेंगे? जो पहले से दर्ज किया हुआ कानून है उसके तहत ही कार्यवाही किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि अगर डिसाइड किया जाता है कि मर्डर के लिए कौन सा, किस टाइप का सज़ा देने का प्रावधान है, या अगर नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नॉर्मल मारपीट हो जा रहा है, तो उसके लिए किस प्रकार की सज़ा देने का प्रावधान है, ये पहले से डिसाइड किया गया रहता है। तभी तो धारा 353 के तहत या धारा जो भी है 360 के तहत इनको ये सज़ा दिया जाता है, इस टाइप का हम लोग सुनते हैं ना। तो ये वही है कि जो डिसाइड किया जा चुका है उसी ही नियम के तहत यहाँ पे कार्यवाही किया जाएगा, विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015। हम लोग जो है इसके अंतर्गत इनकी जो धाराएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015, इसके अंतर्गत कुल 15 धाराएं हैं और ये 15 के 15 धारा हम लोगों को पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो चीज़ें आती जाएगी मैं उसको आपको डील करती जाऊंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है धारा 1। धारा 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। ठीक। ये जो नियम है ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 कहलाता है। ठीक है, तो धारा 1 में जितनी भी जो योजनाएं हैं जिनका सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है, ठीक है, उस योजना का संक्षिप्त नाम बताया जाएगा धारा 1 के अंतर्गत। उस योजना का विस्तार कहाँ कहाँ है, जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ की योजना है तो वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में उसका विस्तार होगा, और वो जो योजना है वो किस डेट को प्रारंभ हुई है, ये डेट भी धारा 1 के अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत है परिभाषाएं। देखिए, इसके अंतर्गत जितने जो सामाजिक अंकेक्षण में कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ कुछ अधिकारी आएंगे, है ना, या कुछ बैठकें आएंगी, उसको क्या नाम दिया गया है, तो जो अधिकारी हैं उनका कार्य क्या है या उन किनको क्या कहा जाता है, जो सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत जितने भी जो नाम है उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है, ये धारा 2 में बताया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ब्लॉक या फिर जनपद पंचायत। ठीक है, मैंने यहाँ पे किसी का भी डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, मैं डेफिनेशन आपको बताते जाऊँगी, अगर आपको नोट करना आप चाहेंगे तो आप उसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक, तो धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं बताई गई उसमें सबसे पहले देखते हैं जो ब्लॉक है या जनपद पंचायत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जिले के भीतर सामुदायिक विकास या फिर आदिवासी विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतों के समूह सम्मिलित होते हैं, यह जनपद पंचायत कहलाती है। ठीक है, इसमें किस रूप में परिभाषित किया गया है, जिले के भीतर सामुदायिक विकास ऑब्लिक आदिवासी विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतों के समूह सम्मिलित होते हैं, यह ब्लॉक कहलाती है या जनपद पंचायत कहलाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीईओ जनपद पंचायत। सीईओ जनपद पंचायत, इसे क्या कहा गया है, इसमें ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, जो सीईओ जनपद पंचायत जो है, इसे ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, ब्लॉक में या जनपद में ग्राम पंचायतों के समूह जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो, वह क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, ब्लॉक में या फिर जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों के समूह जिसका गठन भौगोलिक निकटता के आधार पर हुआ हो, वह क्लस्टर कहलाता है। तो देखिए, ये जो क्लस्टर है, ये इसको अगर देखा जाए तो ग्राम और जनपद के बीच का स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो अगर आपको बताऊं, खैर मैं क्लस्टर के बारे में आपको आगे और बताने वाली हूँ जब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, क्लस्टर में अगर 40 जो एक जनपद है उसके अंतर्गत अगर 40 गांव शामिल होते हैं, एक जनपद जो है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रही हूँ, एक जनपद के अंतर्गत अगर 40 गांव शामिल होते हैं तो एक क्लस्टर में मिनिमम 4 या और मैक्सिमम आपका 6। एक क्लस्टर में जो होते हैं वो 4 और मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 समूह ही बन सकते हैं। तो देखिए, जैसे एक क्लस्टर जो है, इसमें जो गांव है उसके 10, एक क्लस्टर के अंतर्गत 10 गांव शामिल होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए, अगर सपोज एक जनपद के अंतर्गत 40 ग्राम पंचायत आती हैं तो उस जनपद को 4 से 6 क्लस्टर के समूह में बांट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक क्लस्टर में 10 गांव के समूह जो है वो शामिल होंगे, तो ऐसा करते करते टोटल कितने क्लस्टर बन पाएंगे, 40 गांव के 40 क्लस्टर बन पाएंगे। ठीक है, सॉरी 4 क्लस्टर बन पाएंगे 10-10 गांव के समूह के आधार पर। ठीक है, अभी आप लोग को अगर नहीं समझ आ रहा तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्लस्टर के बारे में मैं आगे आप लोगों को और समझा दूंगी। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्लस्टर में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 गांव के समूह आते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो सामाजिक अंकेक्षण जो है, एक क्लस्टर की जितनी भी जो ग्राम पंचायतें होंगी उसमें एक साथ होगा। ठीक, आगे इसको और मैं आप लोगों को डील करूंगी, यहाँ पे सिर्फ अभी इतना ही समझ लीजिए। और जो गांव जो है वो किस रूप में शामिल होंगे, कैसे शामिल होंगे, तो आसपास के जितने जो गांव हैं, जैसे कि अगर सपोज की बात है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर 1-1 2-2 किलोमीटर की दूरी में कोई गांव है, ठीक है, तो वो आसपास वाले गांव 10 गांव या मिनिमम 10 गांव और मैक्सिमम 20 गांव को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आयुक्त। जो आयुक्त है,
इसका देखिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आयुक्त को क्या बोला जाता है, आयुक्त मनरेगा योजना। ठीक है, इनको याद रखिएगा, मनरेगा आयुक्त नहीं, आयुक्त मनरेगा योजना कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जिला कार्यक्रम समन्वयक। ये जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है, ये जिले का जो कलेक्टर होता है, इन्हीं को जिला कार्यक्रम समन्वयक कहा जाता है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग आगे धारा को डील करते जाएंगे तो आपको सभी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जैसे क्लस्टर हो गया, क्लस्टर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, आयुक्त क्या होते हैं ये भी मैंने आपको मनरेगा में भी बताया हुआ है और यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिला कार्यक्रम समन्वयक के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप अभी से इसको जान लीजिए कि होते कौन है। जैसे जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होते हैं, तो जिले के जो कलेक्टर हैं इन्हीं को जिला कार्यक्रम समन्वयक कहा जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं निकासी बैठक, जिसके बारे में हम आगे जो और भी जो धाराएं आएंगी उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए निकासी बैठक क्या होता है, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक मतलब कि जो कलेक्टर होता है, इन्हीं के द्वारा ही निकासी बैठक का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, किन के साथ आयोजन होता है ये बैठक, सामाजिक अंकेक्षण दल और कार्यान्वयन जो कर्मचारी होते हैं। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण दल एवं जो कार्यान्वयन कर्मचारी होते हैं, इनके साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक बैठक आयोजित करता है। और ये जो बैठक है इसमें क्या किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को जो ग्राम पंचायतवार सुना जाएगा, मतलब वहाँ पे सीक्वेंस बना रहा होगा कि इस ग्राम पंचायत का पहले लिस्ट बना होगा, पहले इसका क्रम आता है फिर इसका क्रम। जैसे अगर जो एक क्लासरूम है उसमें अटेंडेंस जब लिया जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल नेम के हिसाब से नेम्स आते हैं ना, वैसे इसमें ग्राम पंचायत का रहेगा। एक एक ग्राम पंचायत का निष्कर्ष सुनते जाया करेगा। ठीक है, तो वही बोला गया है कि जिसमें सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को ग्राम पंचायतवार सुना जाएगा और जो संबंधित पदाधिकारी है उनके द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। ये जो निकासी बैठक है इसमें ये काम किया जाएगा। ठीक है, निकासी बैठक का आयोजन कौन करता है, जिला कार्यक्रम समन्वयक करता है। किन के साथ ये इस बैठक का आयोजित करता है, सामाजिक अंकेक्षण दल और कार्यान्वयन कर्मचारियों के साथ। अब इस बैठक में क्या किया जाता है, तो सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को ग्राम पंचायतवार सुना जाता है और जो संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा, ये जब आप लोगों पंचायती राज वाला अगर टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रहा होगा, वीडियो डला हुआ है उसमें देखिएगा, तो उसमें ग्राम सभा के बारे में डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ। सामाजिक अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु ग्राम सभा जो है ये क्या होता है, किसी वार्ड या फिर किसी ग्राम या फिर किसी पारा या किसी मोहल्ला या किसी निवास जिसमें उस पंचायत के किसी भाग के जो रहने वाले जो निवासी हैं वो सम्मिलित हो, वहाँ पे जो बैठक आयोजित की जाती है उसी को ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रियान्वयन एजेंसी। देखिए जो क्रियान्वयन एजेंसी जो है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग या फिर कोई स्थानीय प्राधिकरण या फिर गैर सरकारी संगठन, ठीक, जो मनरेगा योजना के अधीन लिए गए किसी कार्य के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत हो। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जिनको नियुक्त किया गया हो अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो ये क्रियान्वयन एजेंसी कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वतंत्र पर्यवेक्षक। ये जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक है इसी को नोडल अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक मतलब कि जिला कलेक्टर, इनके द्वारा चयनित जो अधिकारी होते हैं इसी को स्वतंत्र पर्यवेक्षक या फिर नोडल अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यक्रम अधिकारी। महात्मा गांधी जो योजना है, सॉरी मनरेगा जो योजना है, इसके लिए जनपद स्तर पर नियुक्त अधिकारी को ही कार्यक्रम अधिकारी कहा जाता है। ये मैंने मनरेगा वाले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण। ठीक, इसको नोट करिएगा क्योंकि जब मैं आगे धारा आप लोगों को बताऊंगी तो ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण। तो इसको अभी यहीं पे समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों का सहयोग करेंगे। ठीक है,
ऐसे व्यक्ति जो प्रशिक्षण और क्षमता विकास गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे और ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों का सहयोग करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट और जो धारा है उसमें और पढ़ेंगे। सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण जो कि दो टाइप के होंगे, एक वरिष्ठ होंगे और एक कनिष्ठ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। ठीक है, तो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा मतलब ये होता है कि एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार इसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पे जो योजना से संबंधित जो निष्कर्ष हो गए या विचार विमर्श करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें कोरम जो होता है या गणपूर्ति वो बहुत ज़रूरी होता है, या फिर ये जो है वहाँ पे जो जनता के द्वारा कोई पर्सन नियुक्त किए गए रहते हैं उनकी अध्यक्षता में स्टार्ट किया जाता है। तो ये सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। देखिए, ऐसे व्यक्ति जो हितधारकों के साथ ग्रामीण स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, ये ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हितधारकों का मतलब जो मजदूर हैं, जैसे मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, इन्हीं को हितधारक कहा जाएगा। इनके साथ ग्रामीण स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का कार्य कंप्लीट करते हैं या उसका निष्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है धारा 2। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं धारा 3। धारा 3 बोलता है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। देखिए, इसमें क्या होता है, जो मनरेगा योजना जो है या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 में जो डिसाइड किया गया कार्य है, उनके क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभाओं को सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य शासन इनको निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, जैसे कि पहला इसमें है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक है, पहली जो सुविधा बोला जाएगा ये है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ठीक है, ये जो है मुख्य प्रशासनिक तथा क्रियान्वयन इकाई की स्वतंत्र सोसाइटी होती है। जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, ये मुख्य प्रशासनिक तथा क्रियान्वयन इकाई की स्वतंत्र सोसाइटी होती है। ठीक है, राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु ये उत्तरदायी होती है। जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, ये राज्य में सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, या फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा अध्यक्ष को, या फिर यहीं पे नोट कर लीजिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये मुख्य सचिव होते हैं। ठीक है, इसका कार्य मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि सभी ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो ये जो सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो है, ठीक है, इकाई का जो नेतृत्व होता है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का जो नेतृत्व है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है अध्यक्ष है ना, वही इसके नेतृत्व करता होंगे, जो कि मुख्य सचिव होते हैं। इसी को सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ या संचालक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो संचालक हैं, ये ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु दो प्रकार के सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण को शामिल करते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि जो सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ है, इन्हीं के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का नेतृत्व किया जाता है, जिसमें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण क्या होता है। देखिए, जो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण हैं, इसके अंतर्गत ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे जो गहन स्तर पर लोगों के अधिकारों और सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत होंगे और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में व्यापक रूप से अनुभवी और प्रशिक्षित होंगे। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण सभी ग्रामों में ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की निगरानी और सहायता करेंगे तथा सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करेंगे ये।
ठीक है। इसको आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है कि जो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण हैं, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो गहन स्तर पर लोगों के अधिकारों व सशक्तिकरण हेतु प्रयासरत हो, ठीक है, और जो कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में व्यापक रूप से अनुभवी और प्रशिक्षित हो, ये वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण। तो कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण के अंतर्गत कौन शामिल होता है? उसके अंतर्गत ऐसे युवा शामिल होंगे जो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अनुभवी हैं और उसके साथ साथ मनरेगा योजना मजदूरों के परिवार से आते हैं। ठीक है, अनुभवी तो है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं में, लेकिन उसके साथ साथ जो मनरेगा योजना मजदूरों के परिवार से शामिल होते हैं। ठीक है, ये कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण कहलाते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। देखिए, ये जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक है, इसमें मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य हैं ये। ठीक है, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक में कौन शामिल होते हैं? तो मनरेगा योजना के मजदूर परिवार के सदस्य रहेंगे जिन्हें ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन हेतु सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त है। ठीक है। देखिए, ये जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण जो है, इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया कि मजदूर मनरेगा मजदूर परिवार से शामिल होंगे। तो देखिए, इस समुदाय के जो जॉब कार्डधारी परिवार मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्डधारी परिवार से 18 से 25 वर्ष की उम्र के 12वीं पास कर चुके या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवा को चयनित किया जाता है और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, और जब ये युवा 4 से 5 बार सामाजिक अंकेक्षण कार्य कर लेते हैं, मतलब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तभी ये कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण बन जाते हैं। ठीक है। देखिए, अब मैंने आपको 3 चीजें बताई है। पहला एक तो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण, दूसरा कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदाता गण, और तीसरा जो बताया वो है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण अंकेक्षक। ठीक है, ये तीनों को मिला के ही सामाजिक अंकेक्षण दल बनता है। इसको याद रखिएगा, तीनों को मिला के ही सामाजिक अंकेक्षण दल बनता है। और ये जो दल है, ये अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष पेश करते हैं और यह रिपोर्ट ग्राम सभा के ही सामने पढ़कर सुनाया जाता है। ठीक है, और अगर वहाँ पे पढ़कर सुनाया जा रहा है, उससे संबंधित जो सूचना वहाँ पे दी जा रही है, उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग अगर ग्राम सभा करती है, तो उससे संबंधित दस्तावेज को वहाँ पे ग्राम सभा के समक्ष दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये जो दल है सामाजिक अंकेक्षक दल, चूंकि ये तीनों से मिलकर बनती है, वरिष्ठ, कनिष्ठ और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक से। ठीक है, तो इस दल के निर्माण करने में राज्य शासन इसकी मदद करती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका धारा 3 कंप्लीट होता है। बाकी की जो धारा है हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी जिस भी पॉइंट पे कुछ डाउट होगा तो उसको बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।